भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया है। जो इस देश का शोषित दमित समाज रहा है, जिसका आर्थिक आधार कमजोर रहा है, जो सामाजिक तौर पर जो है पिछड़ा रहा है, ऐसे समाज को सशक्त करने के लिए 27 मंत्री, आप कल्पना कर सकते थे कि एक ऐसी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गठित की है जिसमें जो है 27 पिछड़े, 20 जो है अनुसूचित जाति जनजाति और 11 महिलाएं, यानी सबसे अधिक इस सरकार का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? जो कमजोर कहा जाता है। बिहार जैसा सामाजिक बदलाव का केंद्र दूसरा नहीं है। मंडल के सबसे पहले आरक्षण को लेकर के कर्पूरी ठाकुर की सरकार गई थी 1978 में। उसके बाद जो हमारी एनडीए की सरकार है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार है, देश में अकेला राज्य, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, देश में अकेला राज्य है जहां अति पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, जहां उनका आरक्षण का कोटा अलग है, जहां वीकर सेक्शन ऑफ अपर कास्ट है उनका कोटा अलग है। और आपको प्रसन्नता होगी 50% आरक्षण पिछले कई वर्षों से महिलाओं का लागू है। 11 अगस्त 2018 को सारे प्रतिपक्षों की इस मांग को मानने से मना कर दिया। हमने आगाह किया था कि सरकार आप जो ये संशोधन कर रहे हैं उसमें राज्य का अधिकार छीन जाएगा, और यही हुआ। 5 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो कह दिया कि ये साहब नाजायज है, क्योंकि इसमें सिर्फ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को अधिकृत किया है, तो एक भूल सुधार है। जो त्यागी जी कह रहे थे 27% आरक्षण के लिए धन्यवाद देते, त्यागी जी धन्यवाद उनको मत दीजिए, धन्यवाद दीजिए सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने 3 जुलाई 2020 को चिट्ठी लिखी। धन्यवाद दीजिए मद्रास हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मोदी जी ने 13 जुलाई 2021 को जो ये नोटिफिकेशन निकाला नीट का, उसमें साफ इनकार कर दिया था कि हम ये कोटे का आरक्षण नहीं देंगे। फिर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई, उसके बाद मोदी सरकार को ये देना पड़ा। देखिए, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि जो सरकार है दरअसल में तानाशाही सरकार है, ये डरी हुई और सहमी हुई सरकार है। इसे इस बात का एहसास हो गया है कि अब देश के हर वर्ग ने, चाहे ओबीसी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दलित हो या कमजोर वर्ग हो, इसने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि हम कौन सी ऐसी नीति अपनाएं जिससे हमें जनता का वोट मिले। अब जनता का वोट नहीं मिलना है तो देखिए इनके सत्ता के अंदर में इनके सुर बदले नजर आ रहे हैं। इनकी क्लैरिटी नहीं है, किसी से पूछ ले जा, ये खुद ये कंफ्यूज है, इन्हें पता नहीं चल रहा है मुझे करना क्या है। ये हमको सिर्फ खजूर देंगे और हमारे यहाँ पे आएंगे ईद बनाने, बाकी मुसलमान हित के लिए कुछ नहीं करना चाहते ये लोग। ये चाहते ही नहीं है कि किसी भी तरह इनका एम्पावरमेंट हो, वरना कमेटियों के रिपोर्ट है, क्या कमेटी को रिपोर्ट किया अगेंस्ट में क्या सरकार ने, चलिए मुझे बताइए, इस बात की पुष्टिकरण करिए। शुक्ला जी यहाँ पर बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे आपके पास नियत ही नहीं है ईट देने की। अन्याय का साथ देने वाला भी अन्याय का सहभागी बन जाता है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। जो भगत सिंह ने सिखाया था कि अगर सरकार बहरी हो जाए तो एक छोटा सा धमाका करना जरूरी हो जाता है उस सरकार को चिर निद्रा से उठाने के लिए। और हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि किसी भी तरीके से अगर लोकतंत्र का मजाक बनाया जाए, लोकतंत्र के मंदिर का उपहास उड़ाया जाए, तो उसे नहीं उड़ाने देना चाहिए। और हम अपने बच्चों को यह भी सिखाएंगे अंजना जी कि इस देश का पेट पालने वाले अन्नदाता जो हैं, उनकी पीड़ा को हमें महसूस करना होगा, और उसकी पीड़ा को महसूस करते हुए अगर ये सरकार हमें मजबूर करेगी कि हम अपनी बात को न रख पाए, तो उसके रखने का हमें माध्यम भी ढूंढना पड़ेगा। जब इनके नेता अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का एक वक्तव्य नहीं आता है कि जो इनके सांसद ने किया वो गलत था, तो प्रवक्ता बेचारे क्या बोलेंगे। और मैं बताऊं, जो सभापति हैं उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने खासकर हमारे लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र किया है। रोया केवल आज भारत का उपराष्ट्रपति नहीं है, आज भारत की जनता रो रही है कि उनका दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसा विपक्ष इस देश में है। रो रहा है हमारा लोकतंत्र कि कांग्रेस अपनी तुलना सरदार भगत सिंह जी से करती है। भगत सिंह जी खुद रो रहे होंगे ये सुन के जो आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा है। देखिए, माना जाता है कि लोकतंत्र में जनता प्रभु की मूरत है और संसद लोकतंत्र का मंदिर है। पर जब इस मंदिर में पुजारी की जगह पाखंडी बैठ जाएं और वो जनता जनार्दन की उपासना के बजाय प्राण प्रतिष्ठा पर ही आघात करने लगे,
तो कांग्रेस जैसे श्रद्धालु, कांग्रेस जैसे लोकतंत्र के अनुयायी और कांग्रेस के जैसे जनमुखी राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दल उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसकी मुखालफत करने के लिए कोई भी माध्यम अपनाना पड़े उसे जरूर अपनाएंगे। इनके पास आज बहस करने के लिए कुछ है नहीं। जब तर्कों में धार नहीं होती है तो किताबें फेंकी जाती हैं सभापति पे, तब होता है डेस्क पे खड़े होके उपद्रवियों जैसा व्यवहार, तब होती है नारेबाजी, और देश की जनता ये सब देख रही है। दुख इस बात का है कि चोरी भी करेंगे, ऊपर से सीना जोरी भी करेंगे। मैं केवल इतना कहता हूं इनसे कि अगर आपके पास कुछ साक्ष्य थे, तर्क था, तो जो 3 मुद्दे आप कह रहे थे कि संसद होनी चाहिए, विशेष सत्र बुलाना चाहिए, कोविड का, किसानों का और पेगासस का, इस पे आप चर्चा कर लेते, आपने करी नहीं। कोविड काल में बच्चों का स्कूल खोल दिया जाए या नहीं, लाख टके का यह सवाल हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कोरोना आंकड़ों से फिर चर्चा में आ गया है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल गए 62 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से 10 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट बुधवार को आई है। स्कूल से लिए गए सैंपल्स में 27 बच्चे पंजाब में बीते 3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इन 27 बच्चों में से 21 लुधियाना के 2 स्कूलों के बच्चे हैं। हरियाणा में भी स्कूली बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने का आंकड़ा 6 है। ये सभी बच्चे फतेहाबाद के हैं, जिनकी रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद 16 जुलाई से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल को खोलने वाला हरियाणा पहला राज्य था। इसके बाद 2 अगस्त से प्री नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की इजाजत पंजाब ने भी दी है। 2 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए, लेकिन अब इन तीनों राज्यों के स्कूली बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो हंगामा मच गया है। 3 राज्यों में स्कूलों के बच्चों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बड़े स्तर पर पूरे भारत को यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या वाकई दोबारा स्कूलों को खोलने का समय आ गया है। महाराष्ट्र 17 अगस्त से कोरोना नियंत्रित क्षेत्रों में स्कूल खोलेगा। महाराष्ट्र में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल ग्रामीण इलाकों में, जबकि 8वीं से 12वीं तक के स्कूल शहरी इलाकों में खुलेंगे। उत्तर प्रदेश ने 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी है। 1 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं। दिल्ली में बड़े बच्चों को प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क के लिए स्कूल आने की इजाजत मिल चुकी है। कर्नाटक में 23 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। ओडिशा में 26 जुलाई से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे। 16 अगस्त से 9वीं और 11वीं के स्कूल भी खुल सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। तमिलनाडु में 1 सितंबर से 9वीं और 12वीं के स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। मेघालय भी अगस्त से स्कूल खोलने पर विचार कर रहा है, लेकिन देश के बाकी राज्यों में स्कूल खुले उससे पहले हिमाचल प्रदेश ने 22 अगस्त तक स्कूलों में फिर से ताला लटका दिया है।